नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुद्धू नोनिया ग्राम जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पटना पहुंचे हैं और जहां उन्होंने बापू सभागार, गांधी मैदान, पटना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लालू यादव पर निशाना साधा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या कहा, सुनाते हैं आपको। लालू यादव जी, आपको क्या हो गया है? पिछड़ों की बात केवल पाखंड और दिखावा है। जिन्होंने भारत को संविधान दिया जिसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया, ऐसे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का आप अपमान करते हो। मन विक्षुब्ध है और तकलीफ से भी भरा है। जो अपमान उनकी तस्वीर का किया गया है, ये असली इरादे लालू यादव जी और आरजेडी के जाहिर करता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लालू जी और आरजेडी को ना तो बिहार कभी माफ करेगा, ना देश कभी माफ करेगा। भारत सरकार ने जनगणना को लेकर आज गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस जनगणना का आधार 1 मार्च 2027 माना जाएगा। इस अधिसूचना के साथ ही जनगणना को लेकर कवायद आज से शुरू हो जाएगी। भारत सरकार ने जनगणना की गजट अधिसूचना आज जारी कर दी है। जनगणना में पहली बार जाति गणना भी शामिल होगी और गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 34 लाख कर्मचारी, पर्यवेक्षक और लगभग 1.3 लाख जनगणना अधिकारी इस कार्य को अंजाम देंगे। इसके लिए अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल गैजेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अधिसूचना पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सवाल उठाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि अगर अधिसूचना जारी हुई तो इसका फॉर्मेट क्यों नहीं दिया गया है। फॉर्मेट अभी तक आया ही नहीं। इन्होंने आज के जो अधिसूचना है उस पर आधारित। अब यदि फॉर्मेट आएगा, क्या आएगा? देखिए, दिक्कत क्या होता है, ये सब टेक्निकल चीजें। जो डिजिटल सर्वे करने जो भी सर्वेयर आएगा, डिवाइस उसके पास रहेगा, प्रश्न उनके पास रहेंगे, उत्तर केवल मुझे देना है। यदि केवल मुझसे मेरा नाम पूछकर चले जाएंगे तो मैं जानूंगा कैसे कि मेरा और क्या क्या दर्ज हो। तो ये व्यवहारिकता है कि हमसे बता दे मेरा सर्वे में कि मैं ये सवाल करूंगा, ये मैंडेटरी है जवाब देने के लिए, और मैं जब उसको जवाब दे दूंगा वो डिजिटल जो आपका दर्ज करेंगे उसका सत्यापन तो हमसे करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसके पहले जनसंख्या फॉर्म के द्वारा होता था जिसमें हस्ताक्षर करना पड़ता था परिवार के मुखिया का। लेकिन इसमें क्या है, डिजिटली आपका आधार को जोड़ देगा। अब आपका जब आधार को जोड़ देगा तो वही क्या आपका सत्यापन हो जाएगा, क्योंकि आधार में भी कई सारी त्रुटियां हैं। इसलिए डिजिटल सेंसस हमको, मैं इसलिए आशंका व्यक्त कर रहा हूं कि ये पॉपुलेशन हैकिंग की ओर ले जाएगा। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता पिछले महीने उनका सेवानिवृत्त हो गया है, लेकिन झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अभी तक अपने डीजीपी के रूप में काबिज हैं और इसको लेकर भी झारखंड प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगातार आवाज उठाते हुए नजर आए। इस पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बाबूलाल मरांडी को किसी प्रकार की मुद्दा नहीं मिल रहा, इसलिए वे सुर्खियों में आने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। बाबूलाल मरांडी के पास मात्र एक ही मुद्दा है, डीजीपी कैसे नौकरी कर रहा है और डीजीपी कैसे पद को संभाल करके झारखंड में काम कर रहा है। सवाल ये उठता है कि 2 बार 3 बार डीजीपी के लिए ऑलरेडी मुख्यमंत्री लिख के भेज चुके हैं उसके समय विस्तार का। तो जब तक समय विस्तार का उधर से कोई रिटर्न नहीं आता है कि समय विस्तार मिला या नहीं मिला, तब तक डीजीपी हैं। और जब मुख्यमंत्री मान रहे हैं डीजीपी को रखे हैं और डीजीपी काम कर रहे हैं और डीजीपी एक अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के बीच में, कि जो बदमाशों का जो हत्या लूट जो हो रहा था उस पर काफी अंकुश लगाए हैं और क्राइम पर अंकुश लगाए हैं।
एक अच्छे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना पहुंचे, जहां उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की जनता तय करेगी कि बिहार का राजा कौन होगा। आगे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इस बार बिहार की जनता सरकार बनाने जा रही है। आप ये निश्चित जानिए, ये जो भीड़ है ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये जनसुराज की ताकत नहीं है, ये बिहार के उन सारे लोगों की ताकत है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे जो 30-35 साल से लालू के डर से मोदी और भाजपा, मोदी और नीतीश और भाजपा के डर से लालू को जो लोग वोट देते रहे हैं, उनके सामने एक सीधा ईमानदार विकल्प उनको दिख रहा है। जनता को नया रास्ता दिख रहा है, उनको अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य दिख रहा है और निश्चित तौर पर नवंबर में बिहार में नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तो हम बिहार में ही हैं। 3 बरस में 3 बार बरसात भी आया, मेंढक भी निकले और फिर बरसात खत्म हुआ तो गर्मी और जाड़ा भी देखा गया। तो 3 वर्ष से तो मेढक यहीं पर है। अगर हम मेढक भी हैं तो भी बिहार में ही हैं और मेढक की तरह ही बिहार की जनता के लिए आवाज लगा रहे हैं, कर कर रहे हैं। रविवार को हजारीबाग शहर के जैन भवन में साधना प्लस न्यूज के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि सम्मान समारोह में साल 2025 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से प्राप्त हुए मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। और इस दौरान सदर विधायक प्रदीप प्रसाद सहित अन्य गणमान्य लोगों ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर बच्चों के उत्साह को बढ़ाने का काम किया। कार्यक्रम स्थल पर जिले के लगभग 70 बच्चे अपने अपने अभिभावकों के साथ मौजूद रहे, जहां नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 3 घंटे चले इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी के चेहरों पर एक अलग उत्साह देखने को मिला। प्लस न्यूज का जो कार्यक्रम है वह वाकई में काबिल तारीफ है। एक तरफ प्रतिभा को सम्मान दिया जा रहा है, दूसरी ओर समाज के उन विभूतियों को जो समाज में बेहतर काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। दूसरी तरफ कलाकारों का जो टीम है, जो उभरते हुए समाज के बच्चे हैं जो कला के क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि समाज के कई तबके को एक साथ सम्मानित करने का जो यह कार्य है यह निश्चित रूप से काबिल तारीफ है और जो यहाँ की व्यवस्था है वह देखते ही बन रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि साधना प्लस न्यूज चैनल के द्वारा जो यह कार्यक्रम किया जा रहा है प्रतिभा सम्मान समारोह, ये अपने आप में बहुत अनोखी पहल है और ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे अपनी इतना मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई करके एक अंक प्राप्त कर रहे हैं, उनकी भी उनके परिवार के, उनके पेरेंट्स की एक इच्छा होती है। अगर हम उसको सम्मानित देते हैं तो कहीं न कहीं हम उनको प्रोत्साहित करते हैं और प्रोत्साहित करना इसलिए जरूरी है कि हमारा देश का भविष्य यही बच्चे हैं और यही बच्चे आगे जाकर तो इसमें अब्दुल कलाम भी बन सकता है तो कोई डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा भी बन सकता है। ये बहुत ही सुंदर पहल है और मैं साधना प्लस न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और मैं आशा करूंगा कि आगे भी इसी तरह का आयोजन करते रहे और लोगों में उत्साह वर्धन करते हैं। साधना प्लस न्यूज की तरफ से जो बच्चों को सम्मानित करने का जो प्रोग्राम किया जा रहा है वो काफी अच्छा रहा। हम अभिभावकों को बहुत गर्व फील हो रहा है कि बच्चों को आज सम्मानित किया जा रहा है। क्योंकि मेरी बेटी खुद बाहर पढ़ाई कर रही है कोटा में, लेकिन हम अभिभावकों को मंच पर बुलाकर इस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। इसलिए मैं इस प्रोग्राम के लिए सभी अभिभावकों को और प्रमोद जी खंडेलवाल और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। कार्यक्रम में साधना प्लस न्यूज की तरफ से बच्चों को सम्मान दिया गया। जो भी बच्चे 10th और 12th में अच्छा स्कोर किए उनको सम्मान दिया गया। ये एक बहुत अच्छी पहल है। अगर इस तरह के आयोजन होते रहेंगे तो बच्चों में उत्साह बना रहेगा, जिससे कि बच्चे और ज्यादा पढ़ाई में मन लगाएंगे और हमारे समाज का, अपने माता पिता का और अपने विद्यालय का नाम रोशन। जमशेदपुर के बागबेड़ा में 18 जून को अनुग्रह नारायण सिंह की जयंती के अवसर पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने का काम किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अनुग्रह नारायण सिंह शिक्षण एवं सेवा संस्थान बागबेड़ा कॉलोनी के द्वारा किया जाना है। बताया गया कि कार्यक्रम में बागबेड़ा क्षेत्र के वैसे मेधावी छात्र छात्राएं जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाए हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। जून को अनुग्रह बाबू के जयंती के
अवसर पर हम लोग प्रति वर्ष के भांति इस वर्ष भी इस क्षेत्र का जितने भी विद्यार्थी सभी जाति विशेष का नहीं है, क्योंकि यहाँ काम संस्था का अनुग्रह बाबू के नाम पर है, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके मूल मंत्र को मानते हुए हम लोग सभी वर्ग के लोगों को, छात्र के भी जो भी हैं, किसी भी समाज से जुड़े हैं, जो 90% तक लाए हैं नंबर, उनको सम्मानित करते हैं, हर साल करते हैं। अभी भी हम लोग करने जा रहे हैं। 18 तारीख बुधवार दिन है, परसों। बागबेड़ा क्षेत्र में शिक्षा के माहौल को बढ़ाने के लिए, चूंकि हमारा पंचायती एरिया है और बागबेड़ा में शिक्षा का माहौल जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए इस माहौल को आगे बढ़ाने और बच्चों को प्रेरित करने के लिए हम लोग ये प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भव्य रूप से करते हैं, और जिसमें पूरे क्षेत्र से बच्चों को हम लोग यहाँ सम्मानित करते हैं। इसका उद्देश्य जो है, ना सिर्फ जिन बच्चों को हम सम्मानित करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करें, बल्कि उनके पीछे से भी जो बच्चे हैं वो देख करके प्रेरित हों और उनके अंदर भी यह भावना हो कि हमें भी अच्छा करना है, और ये एक मंच होता है जिससे मन में उत्साह। बक्सर के गंगा तट पर धूमधाम से नीम करोली बाबा का स्थापना दिवस मनाया गया। बक्सर के गोलाघाट में आयोजित कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। बताया गया कि नीम करोली बाबा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और सिद्ध पुरुष थे, जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। उनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। नीम करोली बाबा ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैची धाम में एक आश्रम की स्थापना की, जो आज भी उनके भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक केंद्र है। ये जो हमारे बाबा हनुमान स्वरूप परम पूज्य श्री बाबा नीम करोली महाराज जी आश्रम कैची धाम नैनीताल में है, वहाँ पे 61 साल पहले कैची धाम स्थापना हुआ था मंदिर का। उसी उपलक्ष्य, उसी खुशी में हम लोग यहाँ अपने बक्सर जिले में, वहाँ पे हम लोग जा नहीं पाते हैं, वहाँ पे इतना भीड़ रहता है, इतना क्राउड रहता है कि हम लोग सोचते हैं अपने बक्सर शहर में ही पूजा पाठ करें और बाबा नीम करोली महाराज हनुमान जी की हम लोग सेवा करें और प्रसाद वितरण करें। हम लोग यही बाबा की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वर्तमान में नशा चाहे किसी भी रूप में हो या किसी भी वर्ग द्वारा इसका सेवन किया जा रहा हो, ये उस व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवार को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है। ब्राउन शुगर, हेरोइन, कोकीन, शराब, कोडीन, अफीम, तंबाकू, मैरिजुआना, सिगरेट और बीड़ी जैसे नशीले पदार्थ शौक से लत बन जाते हैं। वक्त है संभल जाए। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी कर रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। साथ ही राज्य में हो रही अफीम की खेती को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने कड़ी सजा का है प्रावधान। जन आकांक्षाओं वाली हेमंत सरकार नशा और नशे की खेती छोड़ने वालों को पुनर्वास देकर सशक्त बना रही है। अब वह सरकार के नशा मुक्त झारखंड के सपने को साकार करते हैं। एक कदम हम बढ़ाते हैं, एक कदम आप बढ़ाएं। नशा छोड़ो, जिंदगी जोड़ो। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड के दिग्गी उत्क्रमित उच्च विद्यालय से एक मामला सामने आया, जिसके बाद में सभी आश्चर्य में हैं कि आखिर बिना परीक्षा दिए उनकी बच्ची का रिजल्ट कैसे हो गया। हालांकि जिला शिक्षा पदाधिकारी मानते हैं कि एक मानवीय भूल है जिसकी सुधार की जाएगी और बच्ची उस रिजल्ट की हकदार है, उनको दिया जाएगा। इसके साथ साथ इतनी बड़ी लापरवाही किस स्तर से हुई है, इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मामला पतना अंचल के दिग्गी उत्क्रमित उच्च विद्यालय का है, जहां नंदी नाम की 2 बच्ची कक्षा 10वीं की छात्रा हैं, जिसमें से एक बच्ची की उम्र पूरा नहीं होने के कारण वो फॉर्म नहीं भर पाई थी। लेकिन जब जैक बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिस नंदिनी ने परीक्षा नहीं दी थी उनका रिजल्ट प्रकाशित हो गया और 46% मार्क्स के साथ पास भी हो गई है। वहीं जिस नंदिनी ने परीक्षा दी उनका रिजल्ट ही नहीं आया।
अब ये पूरी चर्चा जो है वो विषय बना हुआ है। अब चर्चा में आने के बाद में विद्यालय प्रबंधन बसते नजर आ रहे हैं। स्कूल है और बच्चे का रजिस्ट्रेशन जो हुआ है और जो बच्चा पास किया है वो एग्जाम नहीं दिया, ऐसा पेपर के माध्यम से पता चला है। तो मिसिंग है, उसको जांच करके गलत तो हो गया है, प्रकाशित तो हो गया रिजल्ट, लेकिन कहीं न कहीं जो है रजिस्ट्रेशन एक ही नाम की 2 बच्ची है। मेरा एडमिट कार्ड में दूसरा नंदिनी का माता पिता का नाम दे दिया है, इसलिए मेरा रिजल्ट गलत हो गया है। किसका नाम था उसमें? सर, उनकी लड़की का नाम नंदिनी कुमार। हाँ, उसका भी नंदिनी कुमारी है। मेरी बेटी दी नहीं है, परीक्षा के रिजल्ट आ गई। आने के बाद उन्होंने कि नंदिनी कुमारी 2 गो था, नंदिनी 2 गो, एगो 2.5 टूर का, एगो मेरा बेटी दिखी था। लेकिन सब चीज सब ठीक है, लेकिन मेरा बेटी का एग्जाम का रिजल्ट सब आ गया है। तो हम लोग स्कूल के जाने के बाद बोले कि मैडम जी बोले कि मधेपुरा जिले के कुमारखंड प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत बिशनपुर सुंदर पंचायत स्थित बतनी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर परिसर में अनुसूचित जनजाति के लिए उत्कर्ष अभियान के तहत विशेष विकास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन मधेपुरा डीएम तरनजोत सिंह ने किया है। इस मौके पर अतिथि डीडीसी अनिल बासक, प्रखंड मुख्य सिंधी सूर्य मौजूद रहे हैं और प्रखंड के 3 चिन्हांकित पंचायत यानी कि बिशनपुर सुंदर, बिशनपुर बाजार और इजराइन बेला में रहने वाले माल पहाड़ी जनजाति समुदाय के लोगों को सरकार की कई योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई। सुंदर पंचायत के भदनी गांव में जनजातीय गौरव वर्ष के तहत आज कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न योजनाएं जो भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनके लाभ का वितरण, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 52 लाभुकों को आवास योजना का स्वीकृति पत्र दिया गया है। उसी तरीके से आयुष्मान कार्ड के लाभुकों को, राशन कार्ड के लाभुकों को, श्रम कार्ड, जॉब कार्ड इत्यादि का। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षेतर कर्मचारी मोर्चा की ओर से राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष पिछले 70 दिनों से अनुबंध इंटरकर्मी समायोजन की मांग को लेकर धरना दे रहे थे, लेकिन आज राजभवन धरना स्थल से अल्बर्ट एक्का चौक तक भिक्षाटन किए गए कर्मचारियों का कहना है कि जो 2 महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं का समाधान के लिए कोई पहल नहीं की गई। 69 दिन से राजभवन के समक्ष हम लोग धरना पर बैठे हुए थे। पिछले 69 दिन में एक भी पदाधिकारी ने सूद लेने तक नहीं आया, जिसको लेकर मजबूरन बस आज हम लोग विरोध में ये भिक्षाटन का हम लोग प्रोग्राम रखे हैं। ये जो भिक्षा का पैसा होगा, ये सारा पैसा को हम लोग सरकार के ट्रेजरी में जमा कर देंगे, क्योंकि हम लोग को 69 दिन से कोई सुनने वाला नहीं है। 69-70 दिन से हमारा कर्मचारी बेरोजगार होकर राजभवन के समक्ष बैठा है, सभी भूखे प्यासे बैठे हैं। 8,000-6,000 के सैलरी। झारखंड में गांव संरक्षण एवं गौ संवर्धन की दिशा में बढ़ते कदम और परिस्थिति संतुलन एवं आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में गौ सेवा के क्षेत्र में उमरती चुनौतियां, संभावनाओं को लेकर गौ सेवा के तत्वाधान में 19 जून से 20 जून तक 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की करेंगी और साथ ही गौ माता हमारी संस्कृति और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसकी संरक्षण की दिशा में लगातार राज्य सरकार काम कर रही है। कि गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के नीतियों के निर्धारण में निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो विचार मंथन हम लोग करने वाले हैं, उससे जो अमृत निकलेगा वो मील का पत्थर साबित होने वाला। बार बार इस बात का उल्लेख करते थे, बहुप्रतीक्षित हमारा ये सेमिनार सिंपोजियम पारिस्थितिकी संतुलन और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में गौ सेवा के क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर आयोजित है और इसमें देश भर से प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। हजारीबाग जिले के कटमसांडी थाना क्षेत्र में बीते 7 जून को एक 15 साल की नाबालिग बच्चों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी और घटना के विरोध में सोमवार को भीम आर्मी ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां प्रदेश अध्यक्ष संजय रविराज के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में संगठन के सदस्य और कटमसांडी थाना पहुंचे और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना का घेराव किया है। 7 जून को 15 वर्षीय एक नाबालिग दलित युवती का गांव के ही कुछ 3 गुंडे
शुभम कुमार दुबे, सुमित कुमार दुबे और शनि कुमार दुबे के द्वारा अगवा किया गया दिन के 12 बजे, शनिवार का दिन था, और उसको रात्रि 9 बजे तक बारी बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। और उस मामले में पुलिस जो है, जब एफआईआर दर्ज हुई, कांड संख्या 130/25 दर्ज कराए पीड़ित परिवार ने, उस मामले में पुलिस ने अब तक मात्र 1 अपराधी को गिरफ्तार किया। 2 अपराधी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हम लोग वही उसी मांग को लेकर। तो वहीं हजारीबाग सहित गांवों में बिजली की लचर स्थिति को देखते हुए सांसद मनीष जायसवाल सहित कई विधायक और कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग हजारीबाग के पास धरना प्रदर्शन किया। बताया गया कि हजारीबाग में पिछले 20 दिनों से जारी बिजली संकट के खिलाफ बिजली विभाग के जीएम कार्यालय का घेराव करते हुए महाधरना दिया गया। मौके पर सांसद ने कहा कि बिजली की आंख मिचौली से जनता परेशान और बेहाल है। हजारीबाग जिले में पिछले 20-25 दिनों से कुछ बिजली की समस्या उत्पन्न हुई है। डीवीसी द्वारा हम लोग का जो न्यूनतम डिमांड 130 मेगावाट है, उसके जगह पे 70, 80 या कभी-कभी 65 मेगावाट ही मिल रहा था, जिसके कारण हम लोग को लोड शेडिंग करके हर एक सब स्टेशन में हजारीबाग पूरे जिले में चलाना पड़ रहा था। और डीवीसी का द्वारा 132 kV में कंडक्टर रिप्लेसमेंट का कार्य चल रहा है, जिसके कारण वो पिछले 20-25 दिनों से वो कम पावर दे पा रहे थे। देखिए, कहीं न कहीं मंशा रही होगी कि अभी थोड़ा देर ठीक कर देंगे, लोग आक्रोशित कम होंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जितना संख्या में लोग सुन के आए कि बिजली विभाग के खिलाफ धरना देना है, तो चारों तरफ भरे हुए, इधर किनारे सब जगह भरे हुए लोग, हजारों की संख्या में लोग आ गए। लोग बहुत आक्रोशित हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, छात्र पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री बंद हो गई, कोई दुकान जो है आइसक्रीम बेचने वाले आइसक्रीम नहीं बेच पा रहे हैं, उनकी आइसक्रीम खराब हो जा रही है। आपके घर में भी 4 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं मिल रहा था। 15 दिन से ये ड्रामा जो है हजारीबाग का बिजली विभाग जो है कर रहा है। कुछ पर कि हमको यहाँ से बिजली आपूर्ति नहीं मिलता है, वहाँ से नहीं मिलता है। हम जनता की हैसियत से बिल देते हैं, बिजली जो उपयोग करते हैं उसका बिल देते हैं। आप कहाँ से लाते नहीं लाते, ये आपका अपना जगह। और आपको मालूम है, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर से 14 नुक्कड़ नाट्य दलों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 218 चिन्हांकित स्थानों पर जाकर नशा से मुक्ति के संबंध में लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे जिले में वृहद स्तर पर नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सरायकेला थाना अंतर्गत हंसाउदी पेट्रोल पंप के पास में रविवार देर रात एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार आर्ची 36 साल के कमल किशोर बोगबोगा को रौंद दिया है। घटना के बाद में आर्ची को सदर अस्पताल सरायकेला लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना अंतर्गत देवकली गांव में एक महिला की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हो गई। मृतक महिला की पहचान देवकली गांव निवासी राजकुमार राम की 36 साल की पत्नी इंदू देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि बारिश होने पर इंदू घर के बाहर रखे हुए उपले को तिरपाल से ढक रही थी, तभी आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को अस्पताल लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। देवी थी जो अपने घर में के दरवाजे के सामने से काम उड़ कर रही थी, लग रहा है उसी आकाशीय बिजली था, उसको मार दिया, डेट कर दिया। कहाँ पे? देवकली, बच्ची देवकली। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के इलाके में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। क्षेत्र में हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है, जिससे ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। इसे लेकर बोकारो डीएफओ रजनीश कुमार ने कहा, बोकारो जिले में 2 अलग अलग झुंड में 40 हाथी विचरण कर रहे हैं, जिसे देखते हुए विभाग का हाथी बचाव दल इलाके में नजर आया। हाथियों को जंगल में वापस भेजने का काम जारी है। एक गांव का नाम है केंदुआ चोरगामा, जहां पर हाथी का एक झुंड, जिसमें लगभग 10 से 12 हाथी थे, रात में 1 बजे के आसपास चावल निकालने के लिए, राइस जो थे रखे स्कूल में, उनको निकालने के लिए हाथियों द्वारा एक दरवाजे को तोड़कर थोड़ा सा नष्ट कर दिया गया है। जहां पर जो भी क्षति हुई है, हम लोग क्षति का मुआवजा देंगे और स्कूल को ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे। कितने हाथियों का झुंड अभी सर क्षेत्र में? अभी बोकारो में लगभग कुल 40 हाथी घूम रहे हैं। इस
JSCA से अनुबंधित सिमडेगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन का AGM धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें कोलीबिरा विधायक सहित SP जिला प्रशासन के अधिकारी और कई पूर्व विधायक और साथ ही पूर्व मंत्री भी शामिल हुए। इस AGM में एक नई कमेटी की घोषणा के साथ AGM में आए हुए विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक लोगों को क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मेमोरेंडम सौंपते हुए क्रिकेट को सरकार के खेल नीति में शामिल करने और सिमडेगा में एक क्रिकेट स्टेडियम और एकेडमी के लिए जमीन की मांग की गई है। AGM के बाद में सिमडेगा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सरकार अगर क्रिकेट को खेल नीति में शामिल कर लेगी तो हर स्कूल से क्रिकेट के धुरंधर निकलेंगे। यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण था कि जो 20 तारीख को नई कार्यकारिणी गठन हुआ था, इससे आप संतुष्टि थी। और जो भी नॉर्मल काम होता है कि ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करना या फिर जो भी कार्यकलाप जो नॉर्मल प्रोसेस है वही हुआ है। आगे क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सबसे जरूरी है कि झारखंड में सरकारी स्कूलों में क्रिकेट हो। उसके लिए झारखंड सरकार से आग्रह होगा कि वो अपने खेल नीति में क्रिकेट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।